नमस्कार। विजय राणा की ओर से नमस्कार। आज हमारे साथ उपस्थित हैं जापान से प्रोफेसर तोमियो मिज़ुकामी। प्रोफेसर मिज़ुकामी हिंदी ही नहीं बल्कि अन्य भारतीय भाषाओं के भी विद्वान हैं। पंजाबी, बंगाली और कश्मीरी जैसी भाषाओं पर भी समान अधिकार रखते हैं और आपका पूरा जीवन भारतीय भाषाओं के प्रति समर्पित रहा है। हिंदी भाषा में बहुत काम है और सन 2018 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। प्रोफेसर मिज़ुकामी, कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहूँगा कि बचपन में किस तरह से आपकी रुचि हुई भारतीय भाषाओं में? ये बहुत लंबी कहानी है। मैंने पिछले साल प्रकाशित इंडिया टुडे के विशेषांक में ये सारी बातें लिखी है। हाई स्कूल के दिनों से है मेरी रुचि भारत के प्रति, क्योंकि जिस देश में मैं पैदा हुआ, जन्म स्थान, वो कोबे शहर है। मैं कोबे शहर में पैदा हुआ, वहाँ पालन पोषण भी हुआ। उस शहर में, कोबे शहर में काफी बड़ी संख्या में भारतीय लोग रहते थे, अभी भी रहते हैं। उन लोगों से प्रभावित हुआ। मैं हाई स्कूल का मासूम बच्चा लड़का था ना। उन लोगों की देखा देखी, उन लोगों को जो शहर में तो फिरते थे, सैर करते थे, उन लोगों को देख के बहुत प्रभावित हुआ। ये भारत के लोग कैसे लोग हैं, ये साड़ी परिहिता सुंदर महिलाओं से भी आकर्षित हुआ हूँ। तो हिंदू मंदिर भी था और सिख मंदिर भी, गुरुद्वारा भी थे, वहां भी गया था। तो कोबे में मैं पैदा हुआ, ये सबसे बड़ा कारण था। इसके अलावा उन दिनों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का दुनिया भर में बहुत, उनकी जो क्या कहना चाहिए, प्रभाव, बहुत प्रभावशाली। वो जापान में भी महात्मा गांधी जी के बाद नेहरू जी का बड़ा नाम था। और हम उन दिनों के जो नौजवान जापान के, न अमेरिका के साथ न रूस के साथ चाहते थे, तटस्थ चाहते थे हम लोग विश्व शांति के लिए। तो तटस्थ देशों के जो अगवानी कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन दिनों नेहरू जी की बड़ी हस्ती थी दुनिया के राजनीति में। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कहते थे, दुनिया की बड़े बड़े अखबारों में आते थे। तो एक तो ये था आकर्षण। धर्म और संस्कृति का कितना कितना संबंध भारत और जापान के बीच था? नहीं, आपको पता है जापान में तो 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था, सीधे भारत से नहीं, चीन कोरिया होते हुए। तो बौद्ध धर्म ने जापान की संस्कृति को बहुत प्रभावित किया था। अभी भी, और सिर्फ बौद्ध धर्म नहीं, बौद्ध धर्म के साथ साथ भारतीय संस्कृति आ गई। संस्कृत उन दिनों के जो बौद्ध के विद्वानों ने संस्कृत सीखी और बौद्ध धर्म सीखा। और हिंदू बौद्ध धर्म के माध्यम से हिंदू देवता भी, देवता देवियों का भी जापान में आगमन हुआ। प्रोफेसर मिज़ुकामी, ये बताइए कि भारतीय भाषाओं का और भारतीय संस्कृति का अध्ययन जापान में किस तरह से शुरू हुआ? ये आपको पता है ना, भारत से जापान में 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था, सीधे भारत से नहीं, चीन कोरिया होते हुए। लेकिन बौद्ध धर्म के जन्म से जापान पहुंचने में पूरा 1000 साल लगा था। ये बहुत ध्यान देने की बात है। जापान में तो पहुंचा महायाना। तो तभी बौद्ध धर्म के आगमन ने जापान की जो जो आध्यात्मिक जीवन पर बहुत गहरा असर डाला था। और संस्कृत का भी, लोग संस्कृत भी सीखने लगे। अभी भी जापानी भाषा में कुछ कुछ संस्कृत शब्द भी है,
अभी अभी बौद्ध धर्म के माध्यम से। इसलिए जब मेiji युग से, आप बताओ, मेiji युग का मतलब मेजी रिस्टोरेशन 1868 में महात्मा गांधी जी के जन्म के एक साल पहले मेजी रिस्टोरेशन, ये एक तरह की क्रांति थी जो 800 साल से चली आ रही ही समुराई जो क्षत्रिय का राजा का खात्मा हुआ और दोबारा सम्राट को सत्ता वापस की थी। इसलिए इसको एक क्रांति के होते हुए भी ये रिस्टोरेशन कहते हैं। अच्छा, तब से जापान की आधुनिकीकरण का सूत्रपात हुआ तब से। तो मेजी युग में जापान सरकार का एजेंडा था और बहुत जल्दी पश्चिमीकरण किया जाए, पश्चिमी देशों से जो ज्ञान, आधुनिक ज्ञान हासिल किया जाए। उनमें से इंडियन स्टडीज भी है, यूरोप के होते हुए आया। तो ये उल्टा है, यूरोप पश्चिमी लोगों ने संस्कृत से शुरू किया और फिर इंडियन फिलोसफी, फिर बौद्ध धर्म केवल मात्र उन लोगों के लिए एक शाखा थी ना, लेकिन जापान में बौद्ध धर्म अध्ययन से शुरू हुआ इंडियन स्टडीज। ये उल्टा है, बौद्ध धर्म के अध्ययन से शुरू होके कोई संस्कृत शुरू किया और फिर इंडियन फिलोसफी शुरू हुआ, फिर बाद में उसके काफी बाद में आधुनिक भाषाओं का अध्ययन शुरू हुआ। क्योंकि ये जो संस्कृत और बौद्ध धर्म का अध्ययन है ना, वो तो शुद्ध रूप से अकादमिक उद्देश्य के लिए था, कोई व्यावहारिक नहीं था। तो उन दिनों जो 7 बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय अभी भी है, उनमें से संस्कृत सिखाई जाती थी। और उन दिनों तो हिंदी आधुनिक भाषाओं के प्रति कोई रुचि नहीं रखता था, लेकिन अभी से कोई लगभग 120 साल पहले तो क्यों विदेशी भाषा विद्यालय यूनिवर्सिटी में नहीं था, उनमें हिंदुस्तानी नाम से हिंदी नहीं कहते थे, हिंदुस्तानी भाषा का अध्ययन शुरू हुआ था। फिर उसके लगभग 15, अब तो हमारे ओसाका विश्वविद्यालय है, दूसरा पुराना विश्वविद्यालय इस हिंदी के क्षेत्र में। अगले साल 2021 में 100 वर्ष जयंती मनाई जा रही है। आपका जो करियर प्रोग्रेशन होता है, किस स्टेज पर आपने जाकर के ये फैसला किया कि मुझे भारतीय भाषाओं का अध्ययन करना है? हाई स्कूल के दिनों से मेरी रुचि भारत की ओर थी, और जब यूनिवर्सिटी का चयन करना था विश्वविद्यालय में, कौन से विश्वविद्यालय में जाऊं, तो ओसाका विश्वविद्यालय में वो विदेशी भाषा अध्ययन था, उनमें हिंदी उर्दू विभाग था, BA कोर्स तक था। तो मैंने बिना संकोच के, बिना झिझक के हिंदी को चुना। तभी से है, आज से कोई 50-60 साल पुरानी बात है। जी हाँ, हालांकि उन दिनों हिंदी के अध्ययन का स्तर बहुत अच्छा नहीं था, न कोई अच्छा शब्दकोश, और एक को छोड़ के अध्यापक भी इतने अच्छे नहीं थे, माफ कीजिए। आजकल के स्तर की तुलना में बहुत मुश्किल था अध्ययन, किताबें भी नहीं मिलती थी, अच्छा शब्दकोश नहीं मिलता था। लेकिन अब तो बहुत बहुत सुविधाएं है, और इसमें आपका योगदान भी बहुत बड़ा योगदान है। क्या आपने उस समय सोचा था कि मैं ये BA में एडमिशन लेने जा रहा हूं और हिंदी भाषा का मैं यहाँ अध्ययन करूंगा, और उसके बाद सारा जीवन आपका हिंदी के प्रति और भारतीय भाषाओं के प्रति समर्पित हो जाएगा? जब मैं छात्र था ना, नौकरी के लिए मैंने नहीं सोचा था, देखिए नौकरी के साथ हिंदी का कोई संबंध नहीं है, बल्कि हाँ, एक हिंदी की और हिंदी में रुचि लेने लगा तो कोई मानिए नौकरी गई। मैं पहले भारत छात्र वृत्ति
डी तो 65 में जब बीए किया था तो भारत जाने का मौका मिला इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अनियमित छात्र के रूप में दाखिला मिला। तो 2 साल इलाहाबाद में रहा। फिर हिंदी पढ़ते पढ़ते मेरी रुचि बंगला सीखने की भी रुचि पैदा हुई। तो इलाहाबाद में भी कुछ मौलिक बंगला सीख के शांति निकेतन गए। शांति निकेतन में सिर्फ 8 महीने रहा, लेकिन 8 महीने में भी काफी जल्दी बंगला भाषा सीखी थी। इलाहाबाद से मेरा भी संपर्क रहा है, मैंने भी वहाँ से पीएचडी की है। तो सन 65 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में जरा कुछ बताइए। बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहेंगे कैसा माहौल था, कौन लोग थे वहाँ पर। अरे उन दिनों तो पंडित जी का देहांत हो चुका था। अभी इंदिरा गांधी जी का इतना नहीं, अभी उतना नाम नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री जी का जमाना था। मैंने उनको बिल्कुल पास में देखा था यूनिवर्सिटी के आसपास। तो यूनिवर्सिटी का माहौल अच्छा था। होलांदहोर में रहा और उन दिनों आप यकीन नहीं कर सकते, मुझे केवल 250 रुपया की छात्रवृत्ति मिलती थी। उससे काफी अच्छा गुजारा होता था। 250 रुपया में से 100 रुपया जो पहले साल होलांदहोर में रहा, बहुत सस्ता था। दूसरे साल मैंने छात्रावास छोड़ दिया और एक भारतीय परिवार के साथ रहने लगा। एक प्रोफेसर स्कंद गुप्ता जी का नाम सुना होगा, प्रकाश चंद्र गुप्ता जी का अंग्रेजी विभाग में। वो साथ साथ रहते थे महमूदगंज 404, अभी भी मुझे याद है। वहाँ एक साल तक परिवार के साथ रहा। 3 बार खाना, एक अच्छा कमरा मिला, साइकिल से जाया करता था। तो वहाँ उन्होंने सिर्फ 100 रुपया लिया, 3 बार खाना, एक कमरा। आप सोच नहीं सकते ना। तो बहुत अच्छा। और इलाहाबाद में क्या मौज मस्तियां की, कहीं त्रिवेणी जाना हुआ आपका? हाँ, संगम तो अक्सर जाया करता था। और उससे भी अच्छा लगता था इलाहाबाद का साहित्यिक, हिंदी के बहुत प्रसिद्ध अच्छे से अच्छे लेखक रहते थे ना, उन लोगों से मिलता था। कोई घटना याद आती है उस साहित्यिक परिवेश की? नहीं, वहाँ तो लोक भारती प्रकाशन है ना, वो आजकल बंद हो गया बहुत सिविल लाइंस में। तो वहाँ साहित्य गोष्ठी हुआ करती थी, उसमें मैं उपस्थित होता था। तो आप जो वर्मा जी और ईराचंद्र जोशी जी इत्यादि इत्यादि महान साहित्यकार आते थे, उन लोगों से मिलता था। तो ये ऐसा मौका अब तो मिलना मुश्किल है ना जी। वो जमाना था इलाहाबाद में हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध हस्तियां जी रहती थी। पंत जी जी। थे, महादेवी जी थी, हाँ हाँ जी हाँ, इलाचंद महादेवी वर्मा जोशी जी थे, से मिला था जी। सत्येंद्रनाथ आश थे, हाँ बहुत बड़े हाँ बड़े, जगदीश गुप्त थे। जी। जी जी। तो कोई कोई व्यक्तिगत स्मृति उनकी किसी बड़े साहित्यकार की? नहीं, मैं इतना मतलब अभी तो साधारण छात्र था ना, तो इतनी गहराई। हाँ, प्रोफेसर के साथ, जैसे प्रोफेसर जगदीश गुप्ता जी है, और उन लोगों के उनके घर जाया करता था। और राम स्वरूप चतुर्वेदी जी है, और हरदेव बहारी जी है। उन लोगों के नैकट्य में आने से बहुत अच्छी प्रेरणा मिली थी। वार्ष्णेय जी थे जी, और प्रकाश चंद्र गुप्ता जी मेरे पड़ोसी थे तो इलाहाबाद के बाद आप शांति निकेतन गए। जी। वहां के बारे, और ये बात है 68 की बात है, हाँ 68। हाँ, सड़सठ, हाँ 67 68 की बात है। जी। तो शांति निकेतन का माहौल कैसा था उस समय? वो तो बिल्कुल आश्रम था, आजकल की तरह नहीं, बिल्कुल आश्रम था। और जो वृक्ष के नीचे बैठकर बहुत कम संख्या में शिक्षक के साथ बैठकर सीखने की परंपरा वो उन दिनों थी। तो
बहुत अच्छा माहौल था और वो नैकट्य मतलब आत्मीयता अध्यापक और छात्रों के बीच में, वो बहुत अच्छा लगा। जी। तो लगभग भारत में 3 वर्ष व्यतीत करने जी के जी बाद जी जी। आप उसके आप बाद नौकरी मिली अपनी अल्मा मेटर में, और हिंदी अध्ययन उन दिनों इंडो पाकिस्तान विभाग कहते थे, उसमें हिंदी उर्दू कोर्स थे। मुझे हिंदी के अध्यापक के रूप में नियुक्ति हुई थी। तभी से कितने साल हुए, लगभग 40 साल जी। लगातार भारतीय भाषाओं की सेवा में था। आपने जो बहुत बड़ा काम एक ये भी किया कि जो भारत की लोक संस्कृति है, वहाँ की प्रसिद्ध गीत हैं, या इससे पहले जब रामानंद सागर ने रामायण एक सीरियल बनाया था, उसका जी जापानी भाषा में अनुवाद किया, तो ये प्रेरणा कैसे हुई कि मुझे भारतीय साहित्य, भारतीय लोक संस्कृति को जापानी भाषा में प्रस्तुत करना है? ये क्रम कैसे शुरू हुआ? नहीं, अध्यापक के रूप में छात्रों की जो कठिनाई है हिंदी सीखने में या भारतीय भाषाएं सीखने में, उन कठिनाइयों को दूर करना मेरा मकसद था। और भाषा शिक्षण मेरे जमाने में, मेरे समय में, छात्र जीवन में भाषा सीखना बहुत कठिन काम था, कष्टकर काम था और तकलीफ थी। हिंदी सीखने में कोई आनंद नहीं था, कोई तपस्या जैसी थी। तपस्या। लेकिन भाषा शिक्षण ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा शिक्षण आनंद की चीज होनी चाहिए। इसलिए छात्रों में रुचि पैदा करने के लिए मैंने जो रामानंद सागर का जो उन दिनों वीडियो मिलने लगा आसानी से, बॉलीवुड का वीडियो, अमिताभ बच्चन वगैरह का वीडियो आसानी से बाजार में मिलने लगा सस्ते में। उन फिल्मों का क्लास में क्यों इस्तेमाल ना किया जाए, तो बॉलीवुड की फिल्म से शुरू हुआ। तो लेकिन जब मैं भारत में 1900 क्या है कोई 80 के दशक में भारत गया था, और रामानंद सागर का जो टीवी सीरियल चल रहा था, बहुत लोकप्रिय था, बहुत लोकप्रिय थे। उसको देखा। देखते ही मेरे दिमाग में ये विचार सूझा था, हाँ इसका क्लास में इस्तेमाल किया जाए तो छात्रों को रुचि पैदा होगी, हिंदी सीख अच्छी हिंदी सीखेंगे, उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति को आत्मसात करने में बहुत मदद मिलेगी। इन दो उद्देश्यों से मैंने रामानंद सागर जी के जो इतना लंबा फिल्म 1.5 साल तक चला ना, जी। उनका जापानी बच्चों के लिए वाचन पुस्तिका का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि भारतीय छात्रों की तरह वीडियो देख के सुन के हिंदी नहीं सीख सकते, लिपि के साथ, लिपि के की सहायता के बिना नहीं सीख सकते। तो पुस्तकें तैयारी करना बहुत जरूरी था और मुंबई जाके रामानंद सागर जी से मिला और उनसे अनुरोध किया, आपके पास अभी पांडुलिपि है वो मुझे दीजिए, लेकिन कॉपीराइट का चक्कर था, उन्होंने मना कर दिया। तो हमारे सामने एक ही रास्ता था कि अब वीडियो चला चला के टीवी में उसको लिप्यंतरण करता जाऊं, ये हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। यही किया, लेकिन मेरे अकेले बस का काम नहीं था ना। मेरे उन दिनों मेरे सहकर्मी डॉक्टर गिरीश बख्शी जी, आज स्वर्गीय है, उनकी मदद से टेक्स्ट बुक को तैयार किया था। मुझे अंदाजा है वीडियो सबटाइटलिंग का, जो बहुत हाँ, मुश्किल काम होता है और बहुत बहुत मुश्किल वक्त काम। लगता है, जी बहुत जी वक्त जी लगता है, तो जी जी। इतना समय डिवोट करना। माफ कीजिए, मैंने अनुवाद नहीं किया, टेक्स्ट बुक तैयार की थी, और जो उनमें से जो पद्य अंश है ना, गीत, उसका जापानी में अनुवाद किया। ये पूरा का पूरा अनुवाद नहीं कर सकते, तो अनुवाद किया तो छात्रों के लिए कोई फायदा नहीं, छात्रों घर में तैयार करके आना चाहिए, वही किया। आपने जी बॉलीवुड का जिक्र किया, हाँ बॉलीवुड में हाँ। कितनी रुचि है आपकी खुद की, और क्या नहीं, चीज वो है जो फिल्म, आपको पसंद? अरे इलाहाबाद में हर हफ्ते एक फिल्म देखा करता था।
जी। कौन सी आपकी मनपसंद फिल्म नहीं, कौन सी थी उस समय? उसमें तो देखिए गंगा संगम आई जमुना। होगी शायद संभवतः। हाँ, उन दिनों 65 का जो जो 1960 का जमाना ना, हिंदी फिल्म का गोल्डन एज था। अच्छा अच्छा गीत, फिल्म सितारे भी तो क्या क्या ये सब पुराने हो गए ना। जी अमिताभ बच्चन का नाम अभी नहीं था ना, जी वो जी। राज कपूर का जमाना था। हम्म। तो आपके मनपसंद हीरो और मनपसंद फिल्में कौन सी थी? हाँ, ये वो जो संगम, संगम वो बहुत अच्छा लगा। जी 4 घंटे का था ना, जी, वो बहुत लंबी संगम को फिल्म। कितनी बार देखा था। जी हाँ, हम्म। वो और सबसे गाना कौन सा पसंद था? गाना बहुत पसंद था। अभी हम्म। क्या मेरा जूता है जापानी से लेके लेके और दोस्त दोस्त न रहा, हाँ ये बहुत अच्छा था, जो जी। संगम का दोस्त दोस्त न रहा, वो आप सबसे। गाते भी थे उस समय? नहीं, गुनगुनाता था। लोगों के सामने नहीं गाता था, गुनगुनाता था। लेकिन अब कराओके आने लगा तो मैं अकेले ट्यून के साथ, वाद्य यंत्र के साथ गाने में अच्छा लगता है। अच्छा, कौन लोगों से? के सामने नहीं, कुछ कुछ सामने नहीं। गुनगुना के सुनाएंगे हमें? नहीं नहीं, अभी सुनाया था ना। अब तो मैं क्या कहते हैं, स्नानघर में गाता हूँ। फिल्मों का नाम बता सकते हैं कौन सी फिल्में आपने हिंदी पढ़ाने के लिए हाँ, ये तो अभी दिमाग में नहीं आ रहा है बहुत। अभी आपको दर्जनों नाम बता सकता हूँ। अंकुल, अच्छा, अच्छी अच्छी फिल्म भी थी। अंकुल, सत्यम शिवम सुंदरम, और क्या क्या था, और शोले, शोले को सबने सबसे अधिक पसंद किया था। शोले को अभी भी उनका जो रेशम्पा, कितने आदमी थे, अभी भी याद है उन लोगों को। वो बहुत अच्छा लगा। और आनंद आश्रम वगैरह वगैरह, उन दिनों के जो पुरानी 60 और 70 के 80 के जमाने की हिट फिल्म थी। बहुत अच्छा, छात्रों ने बहुत मजा लिया। हाँ, ये बॉलीवुड की हिंदी की शायरी और रामानंद सागर के रामायण की शायरी में बड़ा अंतर है ना। जी जी वो तो आप हिंदी के डायलॉग, बॉलीवुड के डायलॉग आप हूबहू इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रामानंद सागर की वो तो नाटकीय है ना। हम्म, हिंदी के जहां तक लेखकों और कवियों का प्रश्न है, तो आपको हम्म। सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया? प्रेमचंद है, उनकी भाषा बहुत स्वाभाविक है और बहुत सुंदर है। प्रेमचंद जी बहुत अच्छे लगे थे। और भगवती चरण वर्मा, ये बहुत अच्छा लगा। और दिनकर जी, वो भी, जो उनके जो संस्कृत के 4 अध्याय है ना, उससे बहुत अच्छी जानकारियां प्राप्त की थी भारतीय संस्कृति के बारे में। आपने जपजी साहब का भी अनुवाद किया, जो हर सिख गुरुद्वारे में जाने से सबसे पहले जपजी साहब का जी जी मेडिटेशन करते हैं या चांटिंग करते हैं। जी। तो पंजाबी में ये विचार कैसे आया कि जपजी साहब का अनुवाद करना है आपको? नहीं, पहले तो मेरी रुचि भाषा से हुई ना। जब मैं दिल्ली में रहता था, तो पड़ोसी वो पंजाबी इलाका था, जो पाकिस्तान से जो 1947 में शरणार्थी होके आए थे, उन लोगों की बस्ती थी गुजरांवाला टाउन, आजकल मोदेर टाउन के सामने। वहाँ पंजाबियों की बस्ती थी। तो पंजाबी लोग वही पंजाबी बोलते थे, तो सुनता था तो अरे हिंदी से काफी मिलती है, काफी हद तक समझ में आता है, लेकिन पूरी समझ में नहीं आता था। तो इसलिए मैंने ये भाषा क्यों ना सीखूं, ये सोच के जो शाम को डिप्लोमा कोर्स चलता था पंजाबी का, हफ्ते में 3 दिन, मैंने उसमें अटेंड किया। तो 2 साल तक पंजाबी नियमित पाठ्यक्रम किया था। तो डिप्लोमा कोर्स तक किया था। तब से पंजाबी में बहुत रुचि पैदा हो गई। हिंदी की वजह से है, आसान है, कुछ उच्चारण में फर्क है, व्याकरण बहुत मिलता जुलता है। तो पंजाब की यात्रा भी की।
तो सिख दोस्त बन गए, बहुत उन लोगों के नेतृत्व में आ गया। और सिख धर्म का जो मूल मंत्र है वो कुछ बौद्ध धर्म से कुछ मिलता जुलता है। तो इसका अर्थ जाना चाहा तो वो मददगार मेरे डॉक्टर आतमजीत सिंह स्वर्गीय है, उनकी मदद से ये जपजी साहब का अनुवाद करने का फैसला किया था। तो बहुत कठिन था, फिर भी किया। कोई 30 साल हो गए। हाँ, वो छोटी सी पुस्तिका है, वो तो छोटा है ना, छोटा है इसलिए कर सका। आइए अब हम वर्तमान की बात करते हैं। जी, आज के जापान में कितनी रुचि है भारत के प्रति? ये इस पर मैं विशेष बल देते हुए कहना चाहूँगा। मेरे छात्र जीवन के समय और वर्तमान में भारतीय संस्कृति के प्रति आम जापानी नागरिकों का जो दृष्टिकोण है, रुचि है, वो जमीन आसमान का साफ फर्क है। क्योंकि मेरे छात्र जीवन में भारत का मतलब महात्मा गांधी जी, नेहरू और ज्यादा से ज्यादा टैगोर, ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर, बस उतना ही है। और बौद्ध धर्म का, और बहुत गरीब देश है, इस तरह की छवि थी। लेकिन आजकल बिल्कुल बदल गया। आजकल भारत का नाम सुनते ही जो जापानी नौजवानों के मन में आता है, ये आईटी के प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी देश है। अमेरिका के बाद नंबर 2 बहुत विकसित देश है और बहुत तेजी से आर्थिक विकास करने वाला बहुत नवोदित देश, इसकी छवि है। अब गरीब तो है ही, लेकिन उतना वो नहीं, सकारात्मक हो गया नकारात्मक से। तो उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति को अपनाने की इच्छा खास नई पीढ़ियों में, अब उदाहरण के लिए भारत नृत्य, भरतनाट्यम, ओडिशिया और कथक बहुत प्रचलित है, बहुत प्रचलित है। और जैसे बॉलीवुड, सिर्फ बॉलीवुड नहीं है, तमिल फिल्म भी, भारत की फिल्में बहुत आने लगी। और देखिए अभी तो जो कोबे शहर में इंडिया मेला नामक बहुत बड़ा मेला लगता है, 3 दिन और जो मैदान में होता है। तो आम नागरिक, कोई भारत से कोई खास लेना देना नहीं है, वो देखने आते हैं, भारतीय खाना खाते हैं और मंच में नृत्य देखते हैं, संगीत सुनते हैं, गाते हैं और कपड़ा खरीदते हैं। ये 10 साल हो गए और 3 दिन तक चलता है। और कोबे शहर में सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय उत्सव है ये इंडिया मेला। और टोक्यो में उससे बहुत पहले से वहाँ नमस्ते इंडिया, वो अब टोक्यो और कोबे के अलावा क्योतो में, हुकुओका में, कई शहरों में ये भारतीय उत्सव होने लगा है। तो जी, बहुत प्रचलित, मैं कहने का मतलब है आम जनता में भारतीय संस्कृति का प्रचार होने लगता है। और देखिए अब तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, उनमें सभी मतलब काफी लोग मैदान में इकट्ठा होके योगासन करते हैं। प्रोफेसर मिज़ुकामी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, धन्यवाद।